मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज की सियासत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है एहसन इकबाल साहब को। पीएमएल नून के बहुत सीनियर रहनुमा हैं और कड़ी नज़र रखे हुए हैं सारी जो अनफोल्डिंग जो सियासत है। एहसन इकबाल साहब, एक टर्बुलेंट टाइम है हुकूमत के लिए, जहां पे डोमेस्टिकली हम देखते हैं कि कीमतें हैं कमोडिटीज़ की, यूटिलिटीज़ की, इन्फ्लेशन इज सोरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी सारे मामला जो हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं, हमारा रुपया वीक हो रहा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो अमेरिका हो या वेस्टर्न ममालिक हों तो वहाँ हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है तालिबान के हवाले से, और फैटफ और IMF से मामला तय नहीं हो पा रहे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक सेम पेज था इम्पोर्टेंटली, तो वहाँ पे खान साहब को जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट हासिल थी, वो सपोर्ट कम से कम परसेप्शन वाइज एंड परहैप्स इवन इन सब्सटेंस वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके के असरात जो हैं वो ना सिर्फ उनके एलाइज पे पड़ सकते हैं, PMLQ पे, NQM पे, बल्कि इलेक्टेबल्स पे। और आइंदा की अगर हम सियासत और आइंदा की हम इलेक्शंस की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता था कि खान साहब बहुत ज़्यादा चाहते थे कि परसिस्ट करे, वो डेफिनेटली अभी ब्रीच होता नजर आया है। लेकिन इस सारे पसपंजर में जब खान साहब वीक होते नजर आ रहे हैं, उन परसेप्शन उनके हवाले से जो है वो खराब होती नजर आ रही है और चैलेंजेस माउंट करते नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन जो है उसका क्या रोल है? और आपके ख्याल से इस वक्त पीएमएल नून जो है जो सबसे कलीदी किरदार अदा करती है इस ऑपोजिशन में, आपके ख्याल से वो नैरेटिव वाइज यूनाइटेड है? मैसेजिंग उसकी जो है वो कोहेरेंट है? अवाम को जो है वो मुतहर्रिक करके इतने सारे मसाइल में उनको बावर कराने की पोजीशन में है कि इन सारी चीज़ों से उनके मसाइल हैं जो और ज़्यादा जो है गंभीर होते जा रहे हैं और उनको कुछ करना पड़ेगा? द कॉल टू ड्यूटी, द कॉल टू एक्शन, आप इस पोजीशन में हैं टू ब्रिंग दैट अबाउट विद इफेक्ट? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि आपने खुद ही एक अच्छी समरी पेश की, अब 3 साल के बाद इस हुकूमत की जो नाअहली है और इनकॉम्पिटेंस है, वो कैच अप कर रही है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसको एक इनर्शिया मिलता है जिसके ऊपर मुल्क चल रहा होता है, लेकिन उसको अपनी सलाहियत के साथ या हालात को तेज़ करना होता है तरक्की की तरफ, या फिर यह है कि रफ्ता-रफ्ता उसकी जो नाअहली है उसकी वजह से मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आज अब अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ डायमेंशंस को देखें, अगर आप इकॉनमी को देखें तो उसकी हालत बहुत शिकस्ता हो चुकी है, महंगाई बदतरीन है, इसके अलावा खसारे हमारे बेकाबू हो चुके हैं, कर्ज़े जो हैं 3 सालों में 18 तकरीबन 2018 के मुकाबले में आज 13,000 अरब से ज़्यादा कर्ज़ा इस हुकूमत ने 3 सालों के अंदर ले लिया है। इसी तरह अगर आप बेरोज़गारी देखें, गुर्बत देखें, उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप मुल्क की सियासत देखें, अंदरूनी इस्तेहकाम देखें, तो उसमें पोलराइजेशन जितनी इस हुकूमत ने बढ़ाई है कभी नहीं हुई है। सफारती सतह पे मुल्क आइसोलेटेड है, जो मुल्क की इदारा तो ये बात तो मैंने भी गिनवा दी आपको, लेकिन इन सारी चीजों को आप अवाम के पास किस तरह लेके जाएंगे कि कॉल टू एक्शन हो सके, कि वो रोडों पे निकलें और अपना जो है वो हक हासिल करने के लिए आपको व्हीकल बनाएं और तब्दीली लाएं? ये कैसे? आज ने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और PDM ने कुछ अरसे से अवाम के पास जाके लोगों की पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करना शुरू की हुई है। महंगाई के ख़िलाफ़ तकरीबन रोज़ाना अवामी एहतजाज मुनक़द हो रहे हैं, और इसी तरह कल डेरा गाजी खान में PDM का काफ़ी बड़ा जलसा है। और ये हमारी जो अवामी तहरीक है ये रफ्ता बरफ्ता मरहलावार आगे बढ़ रही है, और हमें यकीन है कि ये जो राय आमा का दबाव है ये इस हुकूमत को नीचे गिराएगा, जैसे कि रेत का किला गिरता है। और इसी राय आमा के दबाव से नई ऑप्शंस पैदा होंगी। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये बात तकरीबन सबको समझ आ चुकी है कि मुल्क के मौजूदा बहरान का एक ही हल है कि एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन कराया जाए, ताकि ऐसी हुकूमत आए जो काबिल भी हो। एहसन इकबाल साहब, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि देखें, इलेक्शंस तो अभी एक ही तरीके से हो सकते हैं कि खान साहब असेंबलियों को खुद डिसॉल्व कर दें, और इन हाउस चेंज हो सकता है। इन हाउस चेंज की तरफ आप जाएंगे तो शायद वो वैसे ही डिसॉल्व कर दें असेंबलियों को, मुझे नहीं पता। लेकिन कोई और तरीका इस वक्त इलेक्शंस का नहीं है अदर दैन के खान साहब खुद डिसॉल्व कर दें असेंबलीज को। ये कैसे? जैसे आपने खुद ही बताया कि आइन के तहत 2 रास्ते हैं, या ये है कि इमरान खान साहब
खुद डिज़ोल्व करें, और दूसरा रास्ता ये है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद ला के, और फिर अगर असेंबली कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकती या दे सकती किसी को, उस सूरत में भी नया इलेक्शन हो सकता है, या फिर अगर कोई नया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो या चुनाव हो और वो फिर महीने के अंदर अंदर असेंबली को डिसॉल्व करे, तमाम पार्टी से नए इलेक्शन के लिए एक चार्टर पे दस्तखत करे, जिससे कि अगला इलेक्शन गैर मुतनाज़ हो। चूँकि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ये नहायत क्रिटिकल है कि अगला इलेक्शन गैर जानिबदार हो, उस पर सब लोगों का इत्तफाक और एतमाद हो, क्योंकि अगर अगला इलेक्शन मुतनाज़ हो गया तो इसका जो फॉल आउट होगा तो वो इस वक्त तो सेम पेज फटने की आवाज आ रही है, आपके ख्याल से ये काफी अंदिया और इशारा नहीं है कि अगले इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर ही अब होने का चांस नजर आ रहा है? आपके ख्याल से isn't that a good indicator right now? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। हम तो मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि जो कौमी इदारे हैं उनको किसी भी लिहाज से सियासत में परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि उनके कोई लाइक्स या डिसलाइक्स हैं। उनको गैर जानिबदार रहना चाहिए, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्टोरल रिफॉर्म एक ही है, वन पॉइंट है कि क्या हमारी रियासती मशीन गैर जानिबदार होगी। अगर वो गैर जानिबदार है तो फिर मौजूदा कवानीन इतने ताकतवर हैं कि इनके निगरानी में बिल्कुल आज़ाद और मुनसिफाना, गैर शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप दुनिया जहान के कवानीन ले आएँ, अगर हमारी रियासती मशीनरी जो है गैर जानिबदार नहीं होगी तो इलेक्शन मुतनाज़ा ही होगा। हाल ही में आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस का तजुर्बा किया है, जिसमें कि किसी भी जगह से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जहाँ से ये पता चला हो कि हमारी रियासती मशीनरी ने कोई जानिबदारी रवा रखी थी। तो उसका नतीजा सब ने कबूल किया है और कोई उससे तनाज़ा नहीं जन्म लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सबक अब हमारे रियासती इदारों ने ज़रूर सीख लिया होगा कि तो हम सब अगर अब सर ये सेम पेज अगर फटता नजर आ रहा है और आपके ख्याल से मुनसिफाना इलेक्शंस की तरफ हम जा सकते हैं, तो फिर मज़ाहमत जो है क्या फिर उसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है, या मज़ाहमत जो है वो कंटिन्यू की जाएगी टू कीप देम ऑनेस्ट? अब क्या फिर अब हम क्या शहबाज शरीफ साहब की सियासत को अब परसू करेंगे? क्योंकि जाहिर है कि जो अचीव करना था मरियम नवाज की सियासत ने वो इन अ वे अचीव हो गया है, इन पार्ट उनकी वजह से, इन पार्ट पेज फटने की वजह से, उनका प्रेशर था उसकी वजह से पेज फटा, जो कुछ भी है। एक तरह से अगर अब आप जो है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं देख रहे तो काम तो आपका हो गया ना। फिर अब तो क्या रह गया? फिर यही अचीव करना था ना आपने कि इंतखाबात जो हैं उनमें जो है वो इंटरफियरेंस ना हो एस्टेब्लिशमेंट की। जाहिर है उसके बाद बड़ा गोल तो यही है कि जो भी इलेक्टेड हुकूमत आए उसको आइन के मुताबिक हुक्मरानी करने दी जाए और वहां भी फिर इंटरफियरेंस ना हो। लेकिन पहला स्टेप है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर देन दैट्स रियली मतलब गेम सेट मैच फॉर नाउ। नहीं, देखिए, जो वोट को इज्जत दो का सबसे पहला जो सतून है या उसकी बुनियाद है वो तो इलेक्शन है ना, जहां वोट इस्तेमाल, जहां लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी। सर वो सिर्फ बुनियाद है, दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, बिकॉज अगर इलेक्शंस के बाद भी, मुनसिफाना इलेक्शंस के बाद भी अगर हुकूमत आती है और उसको आइन के मुताबिक बा इख्तियार तौर पे नहीं गवर्न करने दिया जाता तो वो भी वोट की बेइज्जती है, और बल्कि उससे बड़ी बेइज्जती है कि इलेक्शन में धांधली हो। तो वो भी एक आपका गोल होना चाहिए लाजमन। लेकिन यस, द फर्स्ट थिंग इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यस, आपने मेरी बात काटी, मुझे बात मुकम्मल करने दी, और जो बात मैं इसके बाद करना चाह रहा था, मैंने यही कहा था कि ये पहला सतून है उसका, ये उसकी बुनियाद है, उसकी असास है। इसके बाद जो इमारत बनती है वोट को इज्जत दो की, वो इसी पे बनती है कि जो इस मुल्क की गवर्नेंस की स्कीम है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाया जाए, हर इदारा अपने दायरे कार में रह के अपना अपना काम करे और मुल्क को हारमनी के साथ सब इदारे और पूरी कौम मिलकर तरक्की की तरफ चलाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक ही के दो रुख हैं कि पहला स्टेप है कि इलेक्शन मुनसिफाना हो, लोगों के वोट को काउंट किया जाए, और आपको एतमाद अब है कि कहीं ना कहीं ये बात तो अब वाज़ेह होती जा रही है कि जिस तरह से खान साहब को पहले सपोर्ट मिल रही थी उस तरह अब नहीं मिल रही, और चांसेस आर कि अब अगर इलेक्शन होंगे तो वो वाली सपोर्ट नहीं होगी। तो इस सूरत में अब क्या चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है?
क्या मफाहमत जो है अब वो रास्ता है? आपका अब वे फॉरवर्ड क्या? व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर यू? बिकॉज अब तो देखें ना, पीडीएम का असल मकसद जो था वो हुकूमत गिराना एक्चुअली प्रॉबली नहीं था। आप जो भी कहें, मेरे ख्याल से द रियल टास्क वाज टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, टू मेक श्योर कि अगली दफा 2018 दोहराया ना जाए। तो अगर अब आप वो अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हमारा बिलाशुबा जो पहला हदफ है वो ये है कि आज़ाद इलेक्शन हो, और दूसरा हदफ जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए लाजमन ये होगा कि मुल्क के अंदर एक नया पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट आइन के रोशनी में किया जाए, मुल्क के अंदर एक नया नेशनल इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जिससे कि हम पाकिस्तान की मईशत को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर वायबल बना सकें। मुल्क के अंदर इसी तरह जो गवर्नेंस है उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जिससे कि हम अपने इदारों को बहाल कर सकें, उनके अंदर वो एतमाद ला सकें कि वो फैसला साजी को दोबारा कर सकें। तो इस इलेक्शन के बाद ये काम ख़त्म नहीं होगा। इस इलेक्शन के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अगर मुस्लिम लीग नून मुंतखब होती है तो हम उनके साथ मिलकर इस मुल्क को एक मुस्तहकम बुनियाद देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स हियर सर। आप इलेक्ट तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले जो है अभी देयर इज स्टिल दिस चैप्टर टू बी रिटन, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आप लोगों के नैरेटिव्स अभी भी जो है वो एक नहीं हो पाए हैं। मरियम नवाज फैसलाबाद के जलसे में जो बातें करती हैं उसकी कंप्लीट नफी शहबाज शरीफ साहब जाके कर देते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं कायद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप उनसे इल्तिजा नहीं करते कि इस मामले को खत्म करें। दोनों जो नैरेटिव्स हैं, मैं धड़े भी नहीं उनको कहूंगा, तो उनको रेकनसाइल करें और खुद क़यादत करें और खुद दोनों को अपने बाजू समझते हुए साथ लेके चलें। कभी एक इस्तेमाल हो, कभी दूसरा हो जाए, लेकिन क़यादत एक ही हो, नैरेटिव एक ही हो, और वो हो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या आप उनको ये नसीहत नहीं करते कि अब खत्म करें इस सारी चीज को? गुड कॉप बैड कॉप की जरूरत अब नहीं रही। अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खान साहब के सेम पेज से हट चुकी है, और अब टाइम आ गया है कि पार्टी को मुतहरिक किया जाए, एक नैरेटिव के अंडर यूनाइट किया जाए और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुनी है, और अब मैं सिर्फ अगर इजाज़त हो तो ये अर्ज़ करूं कि देखिए, कोई भी पार्टी कमज़ोर अपने अंदर 2 या 20 बयानियाँ रखने की वजह से नहीं होती। एक्चुअली जो बैटल ऑफ आइडियाज़ है वो किसी पार्टी को तवाना करती है। पार्टी कमज़ोर होती है जब क़यादत का झगड़ा पड़ जाए। मुस्लिम लीग नून में एक ही क़यादत है, मुस्लिम लीग नून के अंदर क़यादत में कोई झगड़ा नहीं, और वो नवाज शरीफ साहब की क़यादत है, जिसको शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और बाकी तमाम पार्टी के जो कायदीन हैं वो दिलो जान से तस्लीम करते हैं। लिहाजा PMLN के अंदर कोई कन्फ्यूजन या कोई कमजोरी नहीं है, चूंकि क़यादत में कोई कन्फ्यूजन और झगड़ा नहीं है। अलबत्ता जो ये बयानी है नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब नफी कर देते हैं मरियम नवाज की, ये कन्फ्यूजन नहीं है, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करती है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। अल्लामा इकबाल का एक कलाम है, उसकी तशरीह 4 तरह लोग कर सकते हैं, लेकिन कलाम अल्लामा इकबाल का एक ही है। लेकिन ये तो बड़े अफसोस की बात है, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आपके जो सदर हैं वो बेचारे अपनी राय सिर्फ देते हैं, वो कमांड ही नहीं करते। कोई क्या अथॉरिटी उनकी नहीं है कि वो सिर्फ राय देते हैं कि क्या होना चाहिए? वो तो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट क्या सिर्फ इख्तलाफी नोट रखने का अहल है आपका, या कहीं ना कहीं इख्तलाफ राय के बाद प्रेसिडेंट जो है वो तयन नहीं करता कि किस सिमत पर जाना है? मुझे आप तो कह रहे हैं कि आपका प्रेसिडेंट सिर्फ एक राय रखने का अहल है, इससे ज्यादा नहीं। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी राय भी रख सकता है, लेकिन वो पार्टी के फैसले पार्टी की सीनियर लीडरशिप से कंसल्टेशन करके करता है, पार्टी के फोरम से कंसल्टेशन करता है, और जो पार्टी के कायद नवाज शरीफ हैं उनसे कंसल्टेशन करते हैं। हसन इकबाल साहब, आप हमारे साथ रहेंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और इस सिलसिले को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी हसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब पे अब ये बात लगने लगी है कि कहीं ना कहीं क्या वो कठपुतली हैं? वो प्रेसिडेंट तो नहीं है सर, आप तो उन्हें राय सिर्फ रखने का अहल समझ रहे हैं। ये प्रेसिडेंट तो नहीं है पार्टी के। जो प्रेसिडेंट है वो कोई डिक्टेटर तो नहीं है ना, ये पाकिस्तान की फौज के कमांडर नहीं है, ये पुलिस के IG नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं।
और पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जो है वो अपने फैसले मुशावरत से करता है, वो कंसल्टेशन से करता है। इसको ये करता है, वो फैसले तो करता है सर, मुशावरत 100 करें, उनका फैसला क्या है? What is the decision of the president of the PMLN? देखिए, जो सदर हैं उनका फैसला भी वही है जो कायद का और पार्टी का है कि पाकिस्तान को आइन के तहत चलना चाहिए, तमाम इदारों को अपने दायरे कार के अंदर काम करना चाहिए और मुल्क के गवर्नेंस में से हमें कॉन्फ्लिक्ट और इस जो डिसहार्मनी है इसे ख़त्म करना चाहिए। और हम सब ये समझते हैं कि जो सिविल गवर्नेंस है उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। 14 अगस्त की आप स्पीच दे रहे हैं, अब बात ये है कि आप एक बहुत सीनियर लीडर हैं सर, आप भी तकरीबन प्रेसिडेंट के लेवल के आदमी हैं अपनी पार्टी में, और आप देख रहे हैं कि आपके प्रेसिडेंट के ओहदे पे जो फाइज है उसकी तो एक सुनी नहीं जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो प्रेसिडेंट है वो अपने फैसले कायद के साथ और पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ कंसल्टेशन के जरिए करते हैं और वो पार्टी के जो आईनी तौर पे सदर होने की कौन सा फैसला किया शहबाज शरीफ साहब ने? लाहौर एयरपोर्ट ना जाके एक उन्होंने फैसला किया था और आज तक वो खमियाजा भुगत रहे हैं उसका। पाबंद है और वो उसी तरह करते हैं। ही इज कंडक्टिंग हिज रोल इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर। सर असल में बात ये है कि मरियम नवाज जो हैं वो वर्कर और वोटर और मीडिया सब कुछ की इमेजिनेशन कैप्चर कर चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब 18 घंटे उन्होंने काम किया है पंजाब सूबे में, जिस तरह की उन्होंने गवर्नेंस की। अब करप्शन नॉट विद स्टैंडिंग, वो उस पर मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन एक बहुत ठोस तरीके से सूबा चलाया और बहुत लंबे अरसे के लिए चलाया एंड उनकी गवर्नेंस की लोग मिसालें देते हैं। लेकिन बावजूद मरियम नवाज आती हैं, कुछ उन्होंने कुछ चलाया नहीं कभी, लेकिन हकायक यही है कि शी इज द वन हु कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक, ऑफ द वोटर, ऑफ द वर्कर, ऑफ द मीडिया। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो डरते हैं कि उनके साथ वो जाके जलसे पे भी खिताब करें। उन्हें डर पड़ गया है कि मरियम नवाज का जो जोश होगा, जो उनके पास खाली जो है वो कुर्सियों से खिताब करेंगे, वो तो साथ जाते ही नहीं है। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? ये तो बड़ा मसला बनता जा रहा है। इसमें तो कायद नवाज शरीफ हैज टू इंटरवीन, वरना ये बात यूं तो नहीं चलेगी। आपको भी पता है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप भी उसी लेवल के लीडर हैं। देखिए, आपके लिए ये मसला होगा, पार्टी के लिए कोई मसला नहीं। अभी वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, उसके अंदर सारे खिलाड़ी आसिफ अली भी नहीं होते और सारे खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम भी नहीं होते। हर किसी का एक बैटिंग ऑर्डर है, हर किसी का एक स्टाइल है। कोई फास्ट स्ट्रोक्स खेलता है, कोई शायद शरीफ होता है। लेकिन ये तौसीफ अहमद याद आ रहा है 1986 में जो एक रन उसने लिया था, फिर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था। या मरियम नवाज जावेद मियांदाद हैं और शहबाज शरीफ तौसीफ अहमद नजर आ रहे हैं सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मिसबाउल हक हैं और मरियम नवाज साहबा जरा शॉट्स खेलने के हवाले से ज़्यादा वो उसमें छक्के मार के वो लोगों क्राउड के साथ उनका एक ज़्यादा रिलेशनशिप है। लेकिन मिसबाउल हक के बगैर भी मैच नहीं जीता जाता और शाहिद अफरीदी के बगैर भी मैच नहीं जीता जाता। दोनों टीम की ज़रूरत होते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इस पर मैं आपसे एग्री हूं बाय द वे। लेकिन ये अचीव करने के लिए मियां साहब को रोल प्ले करना होगा। मैं ये कह रहा हूं, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और पार्टी को दोनों की जरूरत है। लेकिन ये अचीव इनको मिलके काम करवाने वाला सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो सकते हैं, हर कोई नहीं हो सकता। वो रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब रोल प्ले कर रहे हैं और हमारी पार्टी की जो कंसल्टेशन होती है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके साथ वो बाकायदा मुंसलिक है, वो अपनी रहनुमाई देते हैं और ये सारे मामलात जिन पर आपने रोशनी डाली है, इसके हवाले से वो अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, जिनको के समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा वो कंस्टिट्यूएंसी की सियासत के माहिर हैं और पसे पर्दा जो है उनका एक कलीदी रोल है इलेक्शंस जितवाने के हवाले से, क्योंकि वो ग्रास रूट्स पे बिरादरियाँ हो गई, इलेक्टेबल्स हो गए, कंस्टिट्यूएंसी हो गई। तो जो एक इंतज़ामी ढांचा है PML नून का, उसमें खातर खा उनका एक रोल है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि बावजूद इन सारी चीज़ों के, अगर इनको सच भी हम तस्लीम कर लें, तो he is not been able to capture the imagination of the public. हमजा साहब जो हैं वो
उन पे आर्टिकल भी अभी रिसेंटली लिखा गया था कि वो एक बहुत ह्यूज फैक्टर प्ले करने जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं हमजा शहबाज शरीफ को, कि जिनको के पब्लिक जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई 8 बंदा भी उनके जलसे में खुद से आ जाता है, जबकि मरियम नवाज जो है वो घर से निकलती हैं तो 8,000 बंदा गाड़ी के पीछे होता है। तो ये हमजा शहबाज की आपके ख्याल से क्या फैक्टर है जिसकी बड़ी बात की जाती है कि पसे पर्दा वो पता नहीं डॉन है किसी किस्म के, लेकिन पब्लिक के आगे आके जो है वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए? देखिए, असल बात यह है कि पार्टी के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हर किसी का अपना मखसूस रोल है। हमजा जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं पार्टी के साथ। जब पंजाब हुकूमत थी, जितने हमारे बाई इलेक्शंस होते थे उनकी निगरानी की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती थी, तो उस लिहाज से वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैं उसमें काफ़ी आजमूदा हैं। तो आप जब भी कोई टीम खिलाते हैं उसमें हर किसी की स्ट्रेंथ के मुताबिक उसे इस्तेमाल करते हैं टीम के अंदर, और हर दो खिलाड़ियों की जो सलाहियत है वो एक जैसी नहीं होती। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, और वही टीम कामयाब होती है जो अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करे। तो हमजा शहबाज जो है वो एक आजमूदा हमारा एसेट है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और उनके मुताबिक पार्टी उनको उनसे फ़ायदा हासिल करती है। मरियम नवाज की अपनी स्ट्रेंथ है, उन पे पार्टी उनसे फ़ायदा लेती है, लेकिन दे ऑल मेक ए गुड टीम। तो असल बात यह है कि हमें पीएमएल टीम, is this team not falling apart? Unless Mia Mohammad Nawaz Sharif intervenes, this team may fall apart. That is the fear. well not in my lifetime at least। अच्छा, चलें, बड़ी बात। फिर तो बड़ी बात है सर। आप तो बड़े यंग लुकिंग हैं, तो फिर तो मैं इसको बड़ी बात समझूंगा। सर, ब्रेक। शरीफ फैमिली के जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो इतने कोहेजन है उनके अंदर कि ये फॉलिंग अपार्ट का ख्वाब तो पिछले 30 साल से मैं सुन रहा हूँ कि जो उनके नाकदीन है वो बार बार ये बात सोचते हैं। कर पाए, ये बात दुरुस्त है कि नाकदीन कभी नहीं कर पाए, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो नजरिए का फर्क इतना नुमाया तौर पे सामने आ रहा है और अमलन नजर आ रहा है और बयानात दिए जा रहे हैं और अंडरमाइन किया जा रहा है जिस तरह, तो ये नाकदीन तो नहीं कर पाए, इसमें तो कोई राय नहीं है। और इसमें क्रेडिट मैं दूंगा शहबाज शरीफ साहब को। नाकदीन के नहीं, देखिए, पार्टीज के अंदर हिकमत अमली पे दो राय रखना ये हक है जमहूरियत का। आपको याद होगा ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक नई चीज सीखी है कि प्रेसिडेंट से राय रखने के अहल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके एक और अल्टरनेटिव व्यू लेंगे। हाँ, नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ होंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा भी पीपल्स पार्टी के हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नईम अशरफ भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वेटरन रहनुमा है, अब तो बहुत अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला साहिबा, आपसे मैं शुरू करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि इन हाउस चेंज की तरफ जाना चाहिए और इस हुकूमत को फारिग करने के लिए वही एक आईनी तरीका है, और ये बात दुरुस्त है कि अनलेस खान साहब असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें तो, और वो भी शायद इसके नतीजे में ही हो, तो इन हाउस चेंज ही एक आईनी तरीका है इस हुकूमत को चलता करने के लिए। और दूसरी तरफ फिर इससे आपकी सिंध हुकूमत भी बच जाती है, और इन हाउस चेंज सिर्फ वहीं उसी सूबे में या फेडरल में आएगा जहां आपकी हुकूमत नहीं है। तो बेसिकली आप यू विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जबकि पीएमएल नून जो है वो इस वक्त आई थिंक दो राय हैं वहाँ पे, और पीएमएल नून जो है वो इन हाउस चेंज को कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें जाहिर है कि फिर आपकी सिंध हुकूमत भी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त सुनवाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ भी रहा है और तरजीह भी यही रही है कि जितने आईनी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं पहले उनको एग्जॉस्ट किया जाए, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल शामिल है, ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बल्कि पंजाब असेंबली के अंदर। ज़ाहिर बात है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। हमने तो पीएमएलएन को ये भी ऑप्शन दिया था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पंजाब हुकूमत से शुरू करते हैं, जहाँ पर नंबर्स जो हैं उनके पास भी ज़्यादा हैं, हमारे पास भी कुछ हैं तो मिल के हम वहाँ पर एक इन हाउस चेंज ला के हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना सकते हैं। लेकिन फॉर वट एवर रीज़न्स जो हमें नहीं मालूम है, ना हमें बताए गए, उनको शायद ये बात मंजूर नहीं थी और पसंद नहीं आई।
उन्होंने हमेशा कहा कि जी इस्तीफे दें इस्तीफे दें। हमने हमेशा ये कहा कि जी पहले आप इन हाउस चेंज की तरफ जाएं, जो एक ऑप्शन मौजूद है आज भी, और जब सारे हरबे खत्म हो जाते हैं तो आपके ख्याल से पीएमएल नून क्यों नहीं जाना चाहती उस ऑप्शन की तरफ? रेजिग्नेशंस दें और फिर हुकूमत को गिराएं। देखिए आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम, मे बी जिस तरह काफ़ी अरसे पहले सामने कुछ चीज़ें आई कि एक लंदन की पीएमएलएन है और एक पाकिस्तान की पीएमएलएन है। मेरा ख्याल है कि जो हमें भी जो तासुर आता है और जो हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, हालांकि ज़ाहिरी बात है वो साथ बैठते भी हैं और कुछ बयानात भी आए कि हम सब साथ हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मियाँ साहब और मरियम जो है वो एक ब्लॉक हैं और शहबाज शरीफ और हमजा वो एक ब्लॉक है। ज़ाहिरी बात है देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन देयर, क्योंकि अगर ये तो बड़ा आसान काम था ना कि अगर आप पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते और हमजा को अगर आप वज़ीर आला पंजाब बना देते, ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। अब बात आती है कि नेशनल असेंबली में ऑफ कोर्स वहाँ पर नंबर्स का मसला है, लेकिन फिर भी ऑप्शन जो है ये इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। देखिए पॉलिसी सारी आती है फेडरल गवर्नमेंट से। अगर आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो वफाक ने बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है तो वफाक ने बढ़ानी है, अगर आपने अद्वियात की कीमतें बढ़ानी है तो वो वफाक ने बढ़ानी है, और इसका एक ओवरलाइंग इफेक्ट होता है तमाम सूबों के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि आप पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो हवलनाक एक दर्जे तक आप बढ़ा दें कि रातों रात आप 10 रुपये डीजल के ऊपर बढ़ा दें और फिर आप ये कहेंगे जी सूबे जो है प्राइस कंट्रोल कर लें। नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है, बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, एंड इट हैज़ डिजास्टर्स इफेक्ट। और जो कि हमें नज़र आ रहा है कि आज बेचारे लोग जो हैं वो जिनके घर में एक वक्त की रोटी थी आज वो भी चूल्हा बुझ गया है। लोग अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, गैस और बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, गैस तो आती ही नहीं है। ये सारी बातें हैं, इसके बावजूद लोग नहीं निकल रहे। आपके एहतजाज जो हैं उसमें कोई ऐसे नंबर्स नहीं है कि कोई हुकूमत चली जाए। ये क्यों है कि इतने बदतरीन हालात के बावजूद कोई उस तरह की जो है वो लोग निकल रहे हैं, ना सिर्फ गरीब आवाम निकल रही है। देखिए लोग निकल रहे हैं, लोग बेजार हैं, ना सिर्फ लोग निकल रहे हैं जलसे जुलूसों के अंदर, बल्कि ना सिर्फ गरीब लोग बाहर आ रहे हैं, बल्कि वो जो मुतवासत तबके से जिनका ताल्लुक था, जो वाइट कॉलर जो एक नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं। अगर आप आज भी बाहर खड़े होके पूछें जो पिछले इलेक्शन में जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, वो कान पकड़ के तौबा करते हैं कि आइंदा ज़िंदगी भर में हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे, हमसे गलती हो गई है। देखिए ये इट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इमरान खान साहब आए थे बड़ी तवक्कुआत लेके। अच्छा, ये बिलावल साहब कहते हैं कि अगला वजीर आजम जो है वो जियाला होगा, तो आप सिंध के बाहर तो जमानत जब्त पार्टी जो है आपको कहा जाता है, तो ये अगला जियाला कैसे वजीर आजम होगा? लाहौर में जमानतें जब्त हुई हैं आपके कैंडिडेट्स की। देखिए हमें तो बहुत कुछ कहा जाता है और कहा जाता रहा है। आपको याद होगा ये वक्त ऐसा था कि जब मोहतरमा शहीद जो हैं वो 16 मेंबरान के साथ नेशनल असेंबली में बैठी थी एज ऑपोजिशन लीडर, और उसकी अगली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ तो शी केम विक्टोरियस एज प्राइम मिनिस्टर। तो इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसे कहते हैं हम धांधली, हराया जाता है, और शहीद बीबी को हराया गया, वोट चोरी किए गए, और ये भी इस वक्त भी जो बैठे वजीर आजम है वो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है। बहुत सी जगह पर, लेकिन जो उनके खिलाफ तहरीक थी पीडीएम जो थी उसमें आपने बाप का इंतखाब कर लिया पीडीएम की जगह, और वोट को इज्जत दिलाने को तरजीह नहीं दी। पीडीएम की जो तहरीक थी वो अनफॉर्चुनेटली हमारी वजह से मुतासिर नहीं हुई है, वो पीएमएलएन की वजह से मुतासिर हुई है, क्योंकि अचानक से, जबकि ये आप अगर प्रेस चलें अब वो तो एक तरफ हो गई है। नहीं मशरफ भट्ट साहब इस वक्त सबसे आखिरी अरबा होगा जिस तरीके से। मशरफ भट्ट साहब, आपके ख्याल से आज की सियासत में बिलावल साहब जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगला वजीर आजम जियाला, और जो मैनिफेस्टो है या जो पॉलिसीज हैं या वो जो है वो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ने जो है वो पीपल्स पार्टी की चलाने की कोशिश की है, या पता नहीं वो चुरा ली है उन्होंने, क्या किया है, ये सारी बातों में आप पीपल्स पार्टी का कोई रोल देख रहे हैं सर इस सारी चीज में? क्या ये ओपनिंग जो अब पेज के फटने की है, और साथ साथ मियाँ साहब और मरियम नवाज अगर इस वक्त अहल नहीं है लीगली, तो इस सूरत हाल में कहीं पीपल्स पार्टी अपनी गेम बना सकती है आपके ख्याल से कि कोई सीनियर कोalition पार्टनर बन जाए और इन हाउस चेंज लाने की तरफ चली जाए?
क्योंकि इन हाउस चेंज और बाकी सारी चीजें जो है वो पीएमएल नून के ताउन के बगैर तो हो नहीं सकती। तो पीपल्स पार्टी के क्या ऑप्शंस हैं आपके ख्याल से? जी हैदर साहब, पीपल्स पार्टी बिल्कुल उनकी ख्वाहिशात, उनका बिल्कुल जमहूरी तरीका उनका है। वो कहते हैं इन हाउस की बात करते हैं और आइंदा इलेक्शन का भी वो कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं। लेकिन जाहिर है जो नंबर्स हैं या जो हकीकत है सियासी, वो इस तरह की नहीं है। इन हाउस चेंज पीएमएलएन के बगैर बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। या फिर पीटीआई आदि हो जाए तो फिर शायद हो जाए, ये भी एक बड़ी अजीब बात लगती है। इसलिए वो पीएमएलएन जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जो 3 सालों में ख़राबी उनके ख्याल में हुई है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनते किसी भी तरीके से, इसलिए वो इलेक्शंस की बात करते हैं और उनको लगता है कि वो इस वक्त इलेक्शन जीत सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन की भी बात करते हैं कि अब उनकी बारी है, तो वो यकीनन आपको पता है कि जिस वजह से पीडीएम टूटी और वो निकले और जहां उनका वो इस वक्त या उस 1 साल से मोहब्बत चल रही है, वो उस बुनियाद पे यकीनन ये कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है पंजाब जो कि जहां ज़्यादा सीटें हैं, अब वहाँ पर अभी तक तो कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं। जनूबी पंजाब में किसी हद तक हो भी सकता है, लेकिन केपी में देखें और इसी तरह बलूचिस्तान में भी, वो अब सिंध में बिल्कुल उनका होगा। दूसरी एक और अहम बात है कि वो जिस मोहब्बत की वजह से और जिस ताल्लुक़ की वजह से वो ये अब कहते हैं, अब आपको देखें कि वो मियाँ साहब से भी राब्ते शुरू हो गए हैं लंदन में पिछले 2 माह में, जैसा कि 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस बुनियाद पे वो कह रहे थे, अब थोड़ा सा उधर मुस्लिम लीग नून का भी रुख हो गया है, जो कि पहले कुछ अरसा पहले नहीं था। शहबाज शरीफ ज़रूर कहते थे और मुफाहमती ग्रुप कहता था, लेकिन मियाँ साहब या मरियम नवाज उस तरह उसमें नहीं थे। अब वो खुद मुलाकातें कर रहे हैं। तो एक तो इसमें ये क्लियर होता है कि पीपल्स पार्टी को शायद ये अभी नहीं समझा जा रहा कि वो इतना ज़्यादा वो आगे आ जाए कि वो मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून से राब्ते शुरू हो गए हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वो पीपल्स पार्टी पर उतना ज़्यादा वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, या उन्हें लगता है कि वो इतना ज़्यादा सीटें या ये चीज़ें सियासी ताकत अभी नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ ही आना पड़ेगा और उसी तरफ वो आए भी हैं और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। और जाहिर है अब एक पेज जैसे गवर्नमेंट का है, उसमें भी थोड़े मसले अब हैं। तो अपोजिशन जाहिर है उसका हमेशा से फ़ायदा सियासी लेती है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन है, मुस्लिम लीग नून है, तो वो कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अब आपस में भी इनका एक और मुकाबला जो है वो मोहब्बत का भी शुरू हो गया कि किसकी ज़्यादा दूसरी जानिब मोहब्बत है। पहले तो पीपल्स पार्टी थी, इसी वजह से वो पीडीएम से ज़ाहिर निकले। उनका एक ठीक है मौक़िफ़ भी इस्तीफ़ों वाला शायद दुरुस्त था, अकेले ही अपोजिशन में। भट्ट साहब के ये जो सेम पेज के फटने की बात है, ये कितनी आपके ख्याल से रिवर्सिबल है फारूक साहब? और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर एक दफ़ा ये मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाए किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि बज़ाहिर कुछ लगता है कि शायद ऐसा हुआ है, मातमी तौर पे तो नहीं कह सकते, तो आपके ख्याल से अगर आप स्पेक्यूलेट ही करें बेशक, और जनरल हम अगर बात करें इस पे, तो आपके ख्याल से ये रिडीमेबल और रिवर्सिबल सिचुएशन है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए वो टेंशंस तो आगे सामने आई थी बिटवीन द सिविल एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एट द टॉप मोस्ट लेवल। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि पिछले 3 साल से में एक बड़ी यूनिक और एक हिस्टोरिक सिविलशिप हमने देखी है, जो पहले कभी किसी गवर्नमेंट के दौर में नहीं आई है। मैं खासकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर 10 चंद दिन में ऐसा को बीच में एक थोड़ा सा हिकअप आया, इरिटेंट आया, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, जो फिर मेरी सस्पेक्ट भी है, कि आई थिंक दे आर बैक ऑन द सेम पेज, और अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब आप देखें जो नई DGISI है। अच्छा, आप ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये पेज जुड़ चुका है, आप कह रहे हैं कि ये फटा हुआ पेज अब जुड़ चुका है, एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आपने तो बड़ी खबर दी। पेज कभी नहीं, पेज कभी फटा नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि पेज में थोड़ा सा रफलिंग हुई है, लेकिन वो बिल्कुल टेम्पररी था। मेरी सस्पेक्ट है बिकॉज पाकिस्तान की चैलेंजेस ऐसे हैं, इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल सिक्योरिटी के, जिसमें सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर पोल्स अपार्ट हो जाए तो पाकिस्तान की कौमी सलामती को बड़ा मसला बन जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे ना हो। अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए इट विल बी बैड। तो मैं ये समझता हूँ जो हो गया वो हो गया। अभी देयर आर बैक टू, जिसको कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर वन, बिजनेस एज यूजुअल है। और मैं एक बात आपको कहना क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो तासुर दिया जा रहा है ना, मैं असल इकबाल साहब को भी शायद कुछ सुना था, आपके कोई बात उनसे आप कर रहे थे कि जनाब, और ये परसेप्शन कि शरीफ फैमिली डिवाइडेड है। नो सर, मेरी असेसमेंट ये है कि शरीफ फैमिली डिवाइडेड नहीं है। शरीफ फैमिली में बिल्कुल दोनों भाई जो हैं वो आपको तासुर यही देंगे कि जनाब मरीम नवाज जो है वो हार्डलाइनर हैं और मरीम नवाज अटैक करेंगी ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो राइट से आएंगे और वो अपना मुफाहमत वाला रोल करेंगे रिकंसिलिएशन का। बट एक्चुअली इट इज ऑल पार्ट ऑफ अ ग्रेट फैमिली डिजाइन। शरीफ फैमिली की ये बाय डिजाइन है कि आप कहीं ना कहीं से तुमको फायदा मिल जाएगा ना, वो कोशिश करेंगे। अगर हम फौज के ज्यादा तनकीद करेंगे, ISI को पे तनकीद करेंगे जिस मरीम नवाज ने किया, तो हो सकता है कि शायद कई मामलात को ठंडे हो जाएं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह वो चाहते हैं। या नवाज अपना शहबाज शरीफ साहब की रिकंसिलिएशन स्ट्रेटेजी काम आ जाए और रिलीफ मिल जाए। जब रिलीफ मिलेगा शरीफ फैमिली को तो पूरी फैमिली को रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन में अगर शहबाज शरीफ अगर इलेक्शन में आते हैं और उनके केसेस को कोई फैसला नहीं होता एंड ही विन्स द नेक्स्ट इलेक्शन, इफ ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर मिसाल के तौर पे, तो शरीफ फैमिली इज बैक इन पावर, देयर इज नो इशू। उनके जो केसेस हैं वो वैसे ही रोल बैक हो जाएंगे। बड़े तरीके होते हैं, आपको पता है, टू पुट थिंग्स बैक इनटू द डस्ट अंडर द कारपेट। सो मैं इसको नहीं समझता हूं कि कोई बड़ा कोई जनाब वो आपस में भाइयों में झगड़ा होगा। नो सर, ऐसी मेरा ख्याल है कोई बात नहीं। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है कि जनाब देखे एक भाई जो है वो ये स्ट्रैटेजी है, दूसरे की ये, और जनाब ऐसी की तैसी ये वो। नो, दे आर ऑन द सेम पेज, द शरीफ फैमिली। और दूसरी बात इमरान खान की जो जिस तरह मैं उनको जब कई दफा मिला हूँ, जिस तरह सारे लोग जानते भी हैं, ही इज नॉट अ मैन हु इज गोइंग टू सरेंडर और हु इज गोइंग टू हैंग हिज ग्लव, कि वो खुद असेंबली डिसॉल्व करेंगे कि जनाब वो आ गई अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो ही विल गो डाउन फाइटिंग। अगर ऐसी नो कॉन्फिडेंस मोशन आती भी है स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब एंड देन कमिंग इन द सेंटर, ही विल फेस इट ब्रेवली। वो इसलिए असेंबली डिसॉल्व नहीं करेगा बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट हिज माइंडसेट कि कप्तान जो टीम का है वो कभी हार नहीं मानता। वो ही विल कीप ऑन फाइटिंग टिल द एंड, टिल ही गोज डाउन। सो लिहाजा मेरी असेसमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी इज वेरी कंफर्टेबल इन सिंध। वो मौज मेला लगा हुआ दबा के वहां पे हर तरह का मौज मेला। वाई शुड ये सब सियासत चल रही है कि जनाब ये नहीं, पंजाब में उनकी जीरो फॉलोइंग है। वो कैसे आपके ख्याल में एक स्पीयर हेड कर सकते हैं एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कैंपेन? ये शर्मिला साहबा से पूछना पड़ेगा। वो कह रहे हैं शर्मिला साहबा, फारूक साहब का कहना है कि आपका मौज मेला चल रहा है सिंध में, आप ऐसी पोस्चरिंग करती हैं, अपना जो है वो बेसिकली अपना एक वो बढ़ाती हैं, बार्गेनिंग चिप को बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आपने सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देनी, ना ये कोई इन हाउस चेंज होना है, कुछ नहीं होना। आपने सिंध हुकूमत को अपनी बचा के चलना है और मौज मेला जो है वो चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की गुफ्तगू करना या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना ऐसे मुल्क में, और इस वक्त बिलखुसूस जब आवाम जो है भूखी मर रही है, जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली देने के लिए बिल के पैसे नहीं हैं और अद्वियात ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मौज मेला तो कोई भी नहीं कर रहा है इस मुल्क के अंदर। और जहाँ तक रही किसी भी हुकूमत की कुर्बानी देने की बात, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जहाँ पर इनके लीडरान ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो हुकूमतें तो कोई बेमायने रखती हैं और ये तो आनी जानी चीज़ है। हम इनसे ना घबराते हैं, ना हमारी ये जिंदगी का हासिल और वसूल है। फारूक साहब ऑन द वन हैंड कहते हैं कि ये तो पेज जो है वो जुड़ चुका है, ये तो ऑल वेल दैट एंड्स वेल है। और शर्मिला साहिबा कहती हैं कि फेवरेटिज्म तो PML नून के हक में की गई है। वो कहती हैं जरदारी साहब जो हैं वो ज़मीनी हकायक अगर देखे जाएं तो वो बड़े मसले में। अब वो मसले मुझे भी खैर नजर नहीं आ रहे इस वक्त। आप किस तरह देखते हैं भट्ट साहब, और आगे की जो अब सियासत है, क्या वाकई ये पेज जुड़ चुका है? जो पीपल्स पार्टी की बात है वो जो आपने कर दी है वही हकीकत है, वो तो सबको पता है, नज़र आता है। जो दूसरा पेज वाली बात है, फारूक साहब बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, सीनियर हैं, लेकिन इनको भी पता है कि
इतनी जल्दी जब ऐसे टेंशन और दरार पड़ती है तो वो इतनी जल्दी तो नहीं कवर अप होती। और जैसा ये कह रहे थे कि हमेशा ही ये ताल्लुक़ अच्छा होता है, लेकिन इनको याद है कि ये ताल्लुक़ जो था वो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त इतना अच्छा नहीं था, और उसका ज़ाहिर बाद में मियां साहब को मैं बात करूँ पिछले 3 साल की मैं बात, हाँ चले पिछले 3 साल, ये सही है, ये बात आपकी दुरुस्त है। पिछले 3 साल बिल्कुल ये अच्छा रहा और इसको एंजॉय किया दोनों साइड्स ने, बल्कि अपोजिशन की कोई भी मूव होती थी तो वो ख़राब होती थी क्योंकि एक पेज था। इवॉल्विंग सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन रिवर्स इसको करना पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये आसान नहीं रहा है। आगे क्या ये रिवर्स हो पाएगी बात, और जिस तरह से ब्रिगेडियर फारूक साहब कहते हैं कि ये तो पेज जुड़ चुका है, तो क्या ये बात फिर दुरुस्त है? ये इन सारी बातों पे अभाव ज़रूर है और ये बातें कभी वाज़े तौर पे जो है सामने नहीं आती, लेकिन जिस तरह सियासत प्ले आउट करेगी तो हमें हकायक ज़रूर पता चलते रहेंगे और इस पे हम तबसरे करते रहेंगे। आप क्या राय रखते हैं? आप मेरे ट्विटर पेज पे जो है जाके उस राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले जुमे की शाम 7:05 पे फिर मिलेंगे।